वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बजट 2026-27 का महत्वपूर्ण फैक्ट। तो बिहार बजट के संदर्भ में यहाँ पर वित्त मंत्री का नाम आता है विजेंद्र प्रसाद यादव। इन्होंने 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। तो यहाँ पर जो रुपये है इसे आपको ध्यान में रखना है, कितने लाख करोड़ का बजट था, तो 3,47,590 करोड़ के आसपास। यह बजट पिछले साल के बजट से कितना अधिक है, तो 30,694.74 करोड़ ज़्यादा है पिछले साल के तुलना में। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी में, तो कुल आय प्राप्तियों का अनुमान 3,47,752.60 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां होंगी 2,85,277.11 करोड़, जो कि कुल आय का कितना प्रतिशत होगा, तो 82.03%। वहीं पूंजीगत प्राप्तियों की बात की जा रही है 62,475.49 करोड़, यानी कि 62,475 करोड़ के आसपास पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। ये होगा कुल आय का 17.97%, यानी लगभग 18%। तो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि राजस्व प्राप्तियां कुल आय का कितना प्रतिशत होगा, तो याद रखना है 82, और पूंजीगत प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है, तो लगभग 18% के आसपास। कुल व्यय होने का क्या अनुमान है, तो 3,47,589.76 करोड़ रुपया व्यय होगा। तो एक तरह से देखें तो बजट के बराबर ही व्यय होने का अनुमान है, जिसमें से राजस्व व्यय की चर्चा की जा रही है 2,84,133.92 करोड़ रुपये, जो कि कुल व्यय का 81.74% होगा। वहीं पूंजीगत व्यय की चर्चा की जा रही है 63,455.84 करोड़ रुपये, यानी कि 63,455.84 करोड़ रुपये का व्यय होगा। अगर प्रतिशत में बात करें तो ये कुल व्यय का 18.26% होगा, यानी कि लगभग 18% होगा। तो ये डेटा आपको रटना ही होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। आप ध्यान से पॉज करके एक बार नोटबुक में कहीं पर लिख लें और उसे 2-3 बार अवश्य देखें। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न घाटे के बारे में बताया जा रहा है। 2026-27 का अनुमान क्या है, तो राजकोषीय घाटे की बात करें तो लगभग 39,000 करोड़ रुपये के आसपास है ना। अगर एग्जैक्ट डेटा को देखें तो 39,111.80 करोड़ रुपये है, ये राजकोषीय घाटा होगा। राजस्व घाटा की बात करें तो -1,143.19 करोड़ रुपये है। जीएसडीपी की बात करें तो राजकोषीय घाटे जो है प्रतिशत के रूप में 2.99%, वहीं राजस्व घाटा की बात करें तो 0.09% है। प्राथमिक घाटा यहाँ पर बताया गया है 13,748.12 करोड़ रुपये, या इसे 13,748 करोड़ रुपये भी मान सकते हैं। ये प्राथमिक घाटा के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये डेटा जो है 2026-27 ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको 2025-26 का डेटा को भी ध्यान में रखना है। तो 32,718 करोड़ रुपये जो है राजकोषीय घाटा, जो कि जीएसडीपी का 2.98% है। वहीं राजस्व घाटा की बात करें तो -8,831.18 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 0.80% है। प्राथमिक घाटा अगर 2025-26 की बात करें तो 9,704 करोड़ के आसपास है। तो बिहार बजट 2026-27 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े को देखते हैं। बिहार का जीएसडीपी यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो 13,09,155 करोड़ बताया गया है 2027 के लिए, यानी 26-27 के लिए। अब यहाँ पर कुल व्यय की बात करें तो 3,47,589.76 करोड़ है ना बताया गया है, जो कि योजना या स्कीम मद पर व्यय होगा। वो कितना होगा, तो कुल व्यय का 35% होगा स्कीम या योजनाएं जो चलती है उस पर। रुपये में बात किया जाए तो 1,22,155 करोड़ रुपये या योजना या स्कीम मद पर व्यय होगा। वहीं गैर योजना की बात करें तो 2,25,434.34 करोड़ रुपये। ध्यान रखना है कि योजना में जो व्यय होगा उससे अधिक गैर योजना पर व्यय होगा। तो ये कुल व्यय का कितना है, तो 64.86% है। पिछले वर्ष की बात करें तो 25,298 करोड़ रुपये से अधिक इस बार का गैर योजना पर व्यय होगा। पूंजीगत व्यय की बात करें तो टोटल पूंजीगत व्यय होगा 39,377 करोड़ रुपये,
जिसमें सामान्य सेवाओं पर व्यय की बात करें तो 6,117 करोड़ रुपये होगा। सामाजिक सेवाओं पर व्यय की बात करें तो 7,434.8 करोड़ रुपये होगा। आर्थिक सेवाओं पर व्यय की बात करें तो 25,824.96 करोड़ होगा। तो यहाँ पर डेटा पूछ सकता है कि सर्वाधिक व्यय किस प्रकार के सेवाओं पर होगा, तो याद रखना है कि आर्थिक सेवाओं पर सर्वाधिक व्यय होगा, जो कि 25,800 करोड़ रुपये है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व अधिशेष बचत की यहाँ पर बात की जा रही है, तो 11,143.19 करोड़ रुपये है, जो कि जीएसडीपी का 0.09% है। राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व से प्राप्त होने का कितना अनुमान है? 65,800 करोड़ रुपये है ना, राज्य के अपने स्रोतों से प्राप्त होगा। किससे होगा? तो कर राजस्व के रूप में। वहीं राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व से प्राप्त होने का अनुमान कितना है? तो 9,402.98 करोड़ रुपये। इतना इसे गैर कर राजस्व से प्राप्त होगा। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना होगा? ये वीवीआई है, इसे ध्यान में रखें। तो 1,58,178.32 करोड़ रुपया होगा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। वहीं विकासात्मक व्यय की बात करें तो व्यय कितना होगा? 2,31,267.07 करोड़ रुपये, यानी कि कुल व्यय का 66.53% होगा विकासात्मक व्यय पर खर्चा। गैर विकासात्मक व्यय की बात करें तो 1,16,322.69 करोड़ रुपये होगा, जो कि कुल व्यय का 33.47 होगा। तो ये डेटा है, इस डेटा को एक बार पॉज करके आप अवश्य देख लें। यहाँ पर ये चार्ट बता रहा है कि जो परसेंटेज है उसके हिसाब से बिहार सरकार को रुपया कहाँ से आता है। राज्य का कर भिन्न राजस्व जो है 2.70% है। अगर 100 रुपये की बात करें तो इसका 2.70% इसका है राज्य का कर भिन्न राजस्व। वहीं केंद्र सरकार से सहायता अनुदान की बात करें तो 14.92% केंद्र सरकार से मिलता है। लोक ऋण की बात करें तो 17.81% है। ऋणों की वसूली से इसे प्राप्त होता है 0.15%, जो कि सबसे कम है। वहीं केंद्र करों में राज्य का अंश सर्वाधिक ये प्राप्त होता है 45.49। क्या है? तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश। वहीं राज्य सरकार के कर राजस्व जो प्राप्त होता है वो 18.92% होता है। तो अगर सर्वाधिक अगर पूछ दे तो ये होगा, और सबसे कम जो रुपया कहाँ से आता है तो ऋणों की वसूली से आता है, वो ये होगा। वहीं दूसरे स्थान पर अगर पूछ दे तो उसका स्थान आएगा राज्य सरकार के कर राजस्व से। वहीं सबसे कम दूसरा स्थान होगा राज्य का कर भिन्न राजस्व से। तो इस तरह से आपको डेटा को ध्यान में रखना है। ये क्या है? तो बिहार सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है वो बताया है परसेंटेज में। अब पैसा जाता है किस किस मद में, उसे भी देख लेते हैं। तो रुपया कहाँ जाता है? तो ये देखिए, ये डेटा है। यहाँ पर सर्वाधिक बताया गया है कि सामाजिक सेवाओं में सर्वाधिक रुपया जाता है 41.55%, है ना। इसके बाद जो है सर्वाधिक रुपया किस सेवा में जाता है? तो सामान्य सेवा में जाता है, 28.12% है। इसके बाद आता है आर्थिक सेवाएं, जहां पर 23.39% का हिस्सा है। इसके बाद लोक ऋण की वापसी, जो बिहार सरकार ऋण लेती है, वहां पर 6.52% जाता है एक फिनंशियल ईयर में। इसके बाद आता है ऋण और पेशिगियाँ 0.41%, जो कि बहुत ही कम है। फिर है सहायता अनुदान और अंशदान, जो बिहार सरकार देती है, उसका हिस्सा है 0.01%। तो इस प्रकार से रुपया कहाँ जाता है ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 51,895.81 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। पूछ देगा कि सहायता अनुदान के रूप में केंद्र सरकार से बिहार को कितना मिलेगा, तो 51,895.8 करोड़ रुपये आपको ध्यान में रखना है। अब है कि 16वें वित्त आयोग, जिसमें राशि बताया गया है 7,893 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है, जिसमें सर्वप्रथम है कि राज्य आपदा राहत कोष SDRF, इसके तहत मिलेगा 1,721 करोड़। ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान मिलेगा 4,012 करोड़ के आसपास। वहीं शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान मिलेगा 2,160 करोड़ रुपये। आगे है केंद्रीय प्रायोजित जो स्कीम है, उसके तहत मिलेगा सर्वाधिक 44,200
42.81 करोड़ यानी 44,002 करोड़ के आसपास मिलेगा केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत। तो इस तरह से अगर जोड़ें तो 51,895 करोड़ रुपये हो जाते हैं, जो कि बिहार सरकार को मिलेगा सहायता अनुदान के रूप में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है बिहार बजट 2026-27 के लिए प्रमुख घोषणाएं। इन घोषणाओं को देख लेते हैं। तो विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के लिए लक्ष्य 2025-26 के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था में 14.9% की दर से वृद्धि का अनुमान है। ये किस वर्ष के लिए है? तो 2025-26 के लिए। वहीं न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को पूरा कर बिहार सरकार ने 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। अब 7 निश्चय 3 जो कि वर्ष 2025 से 2030 के संकल्प के साथ बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है। तो पूछ देगा कि वर्तमान में 7 निश्चय योजना जो चल रही है उसका क्रम क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो याद रखना है कि वो 7 निश्चय 3 है, ये क्रमवार के रूप में तीसरा चल रहा है। तो इस संकल्प के अंतर्गत राज्य के प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करने का लक्ष्य है। 1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। अब इसमें क्या क्या हासिल हुआ है वो देखते हैं। तो अब तक 1,56,00,000 से अधिक महिला सदस्यों को 10,000 रुपये की सहायता दी जा चुकी है, जो कि चुनाव के समय में वितरित किया था। कुछ राशियां उसके बाद भी वितरित की गई थी। तो कितने लोगों को वितरित किया था? तो आपको याद रखना है 1,56,00,000 महिलाओं को। इसी का जुड़ा है कि साथ ही उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगे है कि जाति आधारित जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के माध्यम से सशक्त बनाने का संकल्प है। लघु उद्यमी योजना के माध्यम से कितने लोगों को सशक्त बनाना है? याद रखना है 94 लाख गरीब परिवारों को। इसके साथ ही उद्योगों में 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। कितने लाख करोड़ रुपया निवेश होगा उद्योग क्षेत्र में? तो 50 लाख करोड़ रुपये। साथ ही साथ चौथे कृषि रोडमैप से मखाना उत्पादन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पशुपालन को प्रोत्साहित कर किसानों को की आय बढ़ाने का संकल्प है ना। किस रोडमैप के तहत? तो चौथे कृषि रोडमैप के तहत क्या क्या कार्य करना है? तो मखाना उत्पादन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पशुपालन इत्यादि को प्रोत्साहन देना है। आगे है कि प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज स्थापित करना है। ये VVI है, इसे ध्यान में रखें। साथ ही साथ जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी स्तर तक ले जाना है। 5 नए एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा विस्तार करने का लक्ष्य है। कितने एक्सप्रेसवे? तो 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। साथ ही साथ शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराना, पर्यटन और खेलों को विश्व स्तरीय बनाने का संकल्प लिया गया है। ये सभी है 7 निश्चय योजना 3 के तहत। आगे है कि सबका सम्मान जीवन आसान। इसे याद रखना है कि सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा ये वृद्धजनों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं और संपत्ति पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। कैसे व्यक्तियों को? तो वृद्ध को। आगे है कि बिहार की सतत प्रगति में निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है? तो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% और लीची का 23% बिहार में उत्पादन होता है। कहीं कहीं पे डेटा में आपको 90% भी देखने को मिलेगा मखाना उत्पादन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 85 से 90% है, ये बिहार की उपलब्धि है। साथ ही राज्य की 70 से अधिक प्रतिशत मुख्य या मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। साथ ही साथ 75.2% लघु सिंचाई परियोजनाओं से भूमि को आच्छादित किया जाता है। यानी कि ये सिंचाई की चर्चा कह रहा है। 70% जहाँ भी आ जाए वो किस प्रकार का होगा? तो मुख्य या मध्यम सिंचाई होगा। वहीं 75% आपको किस तरह का सिंचाई परियोजना है? तो लघु सिंचाई, यानी कि छोटे स्तर पर सिंचाई परियोजना के माध्यम से कृषक वर्ग फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे है कि ग्रामीण सड़कों की लंबाई वर्ष 2015-16 में जहां 64,205 किलोमीटर था, वो बढ़कर 2025-26 में कितना हो गया? तो 1,19,000 किलोमीटर हो गया, यानी कि 1.19 लाख किलोमीटर हो गया। कब? तो 2025-26 तक। तो ये 10 वर्षों का डेटा है। इसमें कितना का इजाफा हुआ है इसे आपको ध्यान में रखना है सड़क के बारे में। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में ये भी VVI है
कि प्रति व्यक्ति विद्युत खपत जहां 2015 में 203 किलोवाट था, बढ़कर 2025 में 374 किलोवाट हो गई है। क्वेश्चन में दे देगा कि 2025 में ऊर्जा खपत प्रति व्यक्ति कितनी हो गई है, तो 374 किलोवाट हो गई है। आगे है स्वास्थ्य और शिक्षा पर कल्याणकारी व्यय 3 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, तो याद रखना है 3 गुना बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्थागत प्रसव में 76.2% की वृद्धि और मातृ मृत्यु अनुपात में 61 अंकों की कमी हुई है। देखिए यहाँ पर अक्सर होता है मोर्टेलिटी रेट से क्वेश्चन पूछता है, तो पूछ देगा मातृ मृत्यु अनुपात में कितने अंकों की कमी हुई है, 61 अंकों की। इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि प्राथमिक नामांकन 70% से अधिक बरकरार तथा विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं को सुदृढ़ कर उच्च शिक्षा क्षमता को विस्तार हुआ है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है वो बताया गया है। 70% से अधिक का विस्तार हुआ है जो कि मेंटेन है। वहीं है जीविका के तहत 11,45,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1,40,00,000 परिवार जुड़े हैं और 91 लाख सदस्यों को बीमा कवरेज मिला है। आगे है कि बिहार का बजट आकार भी पिछले कुछ वर्षों से उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो कि 2004-05 में 23,885 करोड़ रुपये था, वो 2026-27 में कितना हो गया है, तो 3,47,589.76 करोड़ रुपये हो गया है। कहाँ 23,800 करोड़ रुपये और कहाँ 3,47,589 करोड़ रुपये। आप देखिए कितना अंतर है 2004-05 से 2026-27 के बीच में। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के विभागों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी। तो सर्वप्रथम यहाँ पर कृषि विभाग के बारे में बताया है कि राज्य की करीब 89% आबादी गांव में रहती है। कितने प्रतिशत, तो लगभग 90% यानी 89%। लगभग 76% जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है। याद रखना है कितने प्रतिशत, तो 76% जो लोग हैं बिहार के वो कृषि पर निर्भर हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में वर्ष 2005 से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में 326.62 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है, जो अब तक का सर्वोच्च उत्पादन है। ये VVI पॉइंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है कि इस वर्ष जो है या वित्तीय वर्ष 2025 में 24-25 में बिहार में कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, तो 327 लाख मीट्रिक टन। इसे आपको ध्यान में रखना है। वहीं है वर्ष 2024-25 327 या 326.5 भी दे सकता है, 326 भी दे सकता है ना, तो ये डेटा आसपास भी रह सकता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार का देश में मखाना एवं लीची में प्रथम स्थान। देखिए किस किस में प्रथम स्थान, तो मखाना के उत्पादन में और लीची के उत्पादन में प्रथम स्थान है। मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। शहद के चौथा स्थान है और चावल के उत्पादन में बिहार का 5वां स्थान है। तो ये सभी स्थान जो है आपको ध्यान में रखना है। गेहूं उत्पादन में बिहार का 6ठा स्थान है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ बालू है ना, बिहार में भी कृषि होता है। ये उत्पादकता यही दर्शा रहा है कि चावल की उत्पादकता में 5वां स्थान है, गेहूं की उत्पादकता में 6ठा स्थान है भारत में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% हिस्सा बिहार में उत्पादित होता है। इसकी चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। चूँकि मार्च के जो डेटा है वहाँ पर बताया गया है 90%, यहाँ पर बताया है 80%। तो इस तरह के डेटा जो एग्जामिनेशन में होगा 85 से 90% के बीच में, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को समर्थन देने और मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। किसानों को रियल टाइम लाभ और फसल मौसम का सटीक पूर्वानुमान देने के लिए डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों के 190 गाँवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। कितने गांवों में, याद रखना है 190 गांवों में। वहीं है कि बिहार राज्य देश में मशरूम उत्पादन में अग्रणी है। वर्तमान में बिहार में 44,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ देगा लगभग 45,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है, तो घबराना नहीं है, वो ऑप्शन सही होगा। या फिर पूछ देगा 40,000 से अधिक मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है, तो आपको टिक लगा देना है।
आगे है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक अनुदान दिया जा रहा है ना। वैसे जो फसल उत्पादन में सहायक है उन मशीनों पर 40 से 80% का अनुमान दिया जा रहा है। तो वैसे मशीन की संख्या किस प्रकार की है, तो 91 प्रकार की है। नेक्स्ट है कि कृषि यांत्रिक और सुदृढ़ करने के लिए एआई युक्त यांत्रिक कृषि मिशन का गठन हेतु कार्रवाई की जा रही है। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसकी स्थापना शुरुआती चरण में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रावधान किया गया है। वहीं मरचा चावल के उत्पादन व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट की स्थापना और श्री अन्न के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री अन्न का अर्थ हो गया मोटे अनाज के बारे में। आगे है कि राज्य की कृषि स्टार्टअप हब बनाने की और जीआई टैग उत्पादों के विपणन हेतु बिहार कृषि एक्सेलेरेंस मिशन का गठन किया जा रहा है। राज्य के कुल 53 कृषि उपज बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वहीं राज्य के 20 बाजार प्रांगण ई नाम से जुड़ चुके हैं एवं 34 अन्य बाजार प्रांगण को जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यहाँ पर देखिए 3,000 रुपये देने की घोषणा की है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के अनुसार। कब, तो प्रतिवर्ष। वहीं अगर कुल राशि मिला दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और बिहार सरकार से प्रतिवर्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर कृषि सम्मान निधि, तो ये हो जाता है 3,000 प्लस 6,000 9,000 रुपये। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ अगर पूछ दे देगा किसानों को प्रतिवर्ष कितना सम्मान निधि मिलेगा, 9,000 12,000 3,000 10,000, आपको 9,000 पर टिक लगाना है। लेकिन जहाँ पर जननायक कर्पूरी ठाकुर अलग से दिया रहेगा वहाँ पर आपको 3,000 रुपये पर टिक लगाना है। तो क्वेश्चन को ध्यान में रख कर ही टिक लगाना है, क्या उसकी प्रकृति है, क्वेश्चन की क्या प्रकृति है आपको समझ के टिक लगाना है। इसीलिए ये जो पॉइंट है ये VVI पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। ये आज के क्लास का अंतिम पेज है बजट से। नेक्स्ट क्लास में हालांकि हम लोग कंटिन्यू करेंगे बजट से ही, चूँकि बजट का लेक्चर 2 से 3 क्लासों में जाएगा। तो यहाँ पर है डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग। तो वर्तमान में राज्य में दूध का उत्पादन यहाँ पर है 133.98 लाख मीट्रिक टन है। वहीं अंडा की बात करें तो 378.39 करोड़ एवं मांस का उत्पादन 4.21 लाख मीट्रिक टन है। तो ये डेटा को भी आपको ध्यान में रखना है कि दूध का उत्पादन कितना है, तो लगभग में 134 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा। अंडा की बात करें तो 378 करोड़ है, 380 करोड़ भी दे सकता है ना। मांस का उत्पादन 4.21 लाख मीट्रिक टन है, तो लगभग 4 लाख मीट्रिक टन भी कोई एग्जामिनेशन में दे सकता है। तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है। फिर है मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछली के बारे में बोल रहा है, 9.59 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है और लगभग 2044 बिलियन मत्स्य बीज का वार्षिक उत्पादन हुआ है। तो ये भी डेटा आपको याद रखना है मत्स्य उत्पादन के बारे में। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रतिवर्ष या वार्षिक वृद्धि दर में बिहार का अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। देख लीजिए अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। कहाँ पर, तो भारत में। मत्स्य उत्पादन में क्या है, तो चौथा स्थान है, यानी कि मछली में। दूध उत्पादन के मामले में छठा स्थान है और मांस उत्पादन के मामले में 9वां स्थान है। तो ये डेटा को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है बकरियों के लिए गोट सीमेन स्टेशन और बीमारियों के निगरानी के लिए वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। 24/7 पशु चिकित्सा और डिजिटल एक्सरे सुविधा के लिए अनुमंडल स्तरीय योजनाओं का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम 2025 लागू किया गया है। आगे है समग्र गव्य विकास योजना के तहत युवाओं और किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण और सब्सिडी देकर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक गांव में दूध उत्पादन समिति का गठन तथा प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सहकारिता विभाग के बारे में बताया जा रहा है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के अंतर्गत 144 प्रखंडों के आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है
यानी कितने प्रखंडों में, तो 144 प्रखंडों में सब्जी प्रसंस्करण के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। वहीं 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट्स की स्थापना की जा रही है। कितने में, तो 200 में। आगे है, राज्य के कुल 36 सहकार भवनों में 22 सहकार भवनों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। यानी कितने में, तो 36 में 22। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 8,463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने के लिए अब तक 2,972 पैक्सों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है कि पंचायत स्तरीय 21 जिलों में 100 किसान उत्पादन संयंत्र यानी कि एफपीओ का गठन किया जा रहा है। मधुबनी में सकरी एवं दरभंगा के रेयाम में बंद चीनी मिलों की जगह सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का कार्य जारी है। कहाँ कहाँ पर, तो मधुबनी में और दरभंगा में। नेक्स्ट है कि लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत कुल 35,000 अनुदान आधारित निजी नलकूपों का अधिष्ठापन किया गया है। इसके माध्यम से 1,75,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। किसके माध्यम से, तो मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत। आगे है, जल संसाधन विभाग के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 6,282.32 करोड़ रुपए के लागत से कोसी मेची लिंक परियोजना प्रस्तावित है। यहाँ पर ध्यान रखना है, कोसी मेची से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 6,282 करोड़ के लागत से ये परियोजना प्रस्तावित है। आगे, बांका एवं मुंगेर में गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ तथा खड़गपुर जलाशय में भेजने का कार्य किया जा रहा है। इसकी लागत कितना है, तो 1,866 करोड़ रुपये है। कहाँ के बीच में, तो बांका एवं मुंगेर में गंगा नदी के अधिशेष जल को पहुँचाएगा। वहीं जमुई के वरनार जलाशय योजना का कार्य जारी है। इसकी लागत कितना है, तो 2,580 करोड़ के आसपास है, यानी कि 2,589 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट है कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत नवादा एवं बिहार शरीफ शहर को मधुबनी जलाशय से गंगा जल पहुंचाया जाएगा, है ना। ये गंगा जल पहुंचाने की जो स्कीम है उसका नाम है जल जीवन हरियाली अभियान। इसे भी आपको याद रखना है। कहाँ पहुंचाने का कार्य होगा, तो नवादा एवं बिहार शरीफ शहर को। कहाँ से जाएगा, तो मधुबन जलाशय से जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत भभुआ एवं मोहनिया शहरों के लिए दुर्गावती जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। अब देखिए, यहाँ पर इसी मिशन के तहत भभुआ, है ना, और मोहनिया शहरों के लिए दुर्गावती जलाशय से जल पहुँचाया जाएगा। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित पश्चिमी कोसी नहर, जिसे कि ERM परियोजना को मार्च 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। तो ERM परियोजना जो है वो किसके लिए है, तो याद रखना है, पश्चिमी कोसी नहर के लिए है। विश्व बैंक की सहायता से बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। इसकी लागत है कितना, तो 51.52 बिलियन का है। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज विभाग से राज्य में कुल 8,053 ग्राम पंचायतें हैं। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत कुल 11,63,740 सोलर स्ट्रीट लाइट निर्धारित हैं, जिनमें अब तक 8,90,705 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी है ना। तो आपको ध्यान में रखना है ये डेटा, स्ट्रीट लाइट का डेटा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह मंडप का निर्माण कराया जा रहा है। आगे है, ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट। तो 1.40 करोड़ से अधिक परिवारों को जीविका द्वारा कार्य मिला। कितने लोगों को, तो 1,40,00,000 से अधिक परिवारों को। वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या कितनी है, तो 11,49,104 है। ये डेटा याद रखना है। ग्रामीण की बात करें तो 11,03,627 व शहरी की बात करें तो 41,477 है। ये क्या है, तो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट है कि राज्य बागवानी मिशन के सहयोग से स्वयं सहायता समूह द्वारा 4,340 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया। कितना, तो 4,340 मीट्रिक टन क्या चीज़ का उत्पादन हुआ है, तो शहद का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना के तहत कुल 109 परिवारों को व्यावसायिक वाहन की उपलब्ध कराए गए हैं। कितने परिवारों को, तो 109 परिवारों को।
किसके तहत? तो ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना के तहत। अगला है कि स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम SVEP के तहत कुल 32,572 उद्यमियों और तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में जीविका दीदियों द्वारा कुल 334 जीविका दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। कितना संचालन किया जा रहा है जीविका दीदी रसोई? तो 334। वित्तीय वर्ष 2024-2025-26 में 135 नए जीविका दीदी की रसोई स्थापित की गई। आगे बढ़ते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से 372 जीविका दीदियों को सोलर शॉप चला रही हैं, है ना। ये सोलर शॉप कितने लोग चला रहे हैं? तो 372 जीविका दीदी। जीविका द्वारा बिहार के 33 जिलों के 110 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र की स्थापना की गई है। कितने जिलों में? तो 33 जिलों में। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार हेतु 10,000 रुपये की शुरुआती वित्तीय सहायता और बाद में 2 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत 1 लाख से अधिक सार्वजनिक तालाबों, पोखरों, अहरों, पाइनों एवं 38,085 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। तो याद रखना है यहाँ पर जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत क्या हुआ? तो 1 लाख से अधिक जो है सार्वजनिक तालाब, पोखरों इत्यादि का निर्माण हुआ है और 38,000 से अधिक कुओं का निर्माण किया गया है या जीर्णोद्धार किया गया है। जीर्णोद्धार का अर्थ हुआ है कि वैसे कुएं जो पहले से थे लेकिन स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, उसे ठीक किया गया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य के लिए 21 करोड़ मानव दिवस का श्रम बजट स्वीकृत किया है, जो पूरे वर्ष में सर्वाधिक है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और दोगुनी आय सुनिश्चित करने के लिए 2026-27 में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण हाट विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित। तो वर्तमान में राज्य में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद एवं 156 नगर पंचायतें कार्यरत है। ये BBI है, इसे ध्यान में रखें। पूछ देगा कितने नगर निगम हैं, तो याद रखना है 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद है और 156 नगर पंचायतें हैं। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 24 गंगा शहर को शामिल किया गया है। तो आगे के क्लास में हम लोग इसी तरह के फैक्ट को कंटिन्यू रखेंगे जो कि बजट से जुड़ा हुआ है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।